आज हम जानेंगे चित्तौड़गढ़ के 3 साकों के बारे में। मित्रों, राजस्थान के इतिहास के प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ के 3 साके और इनके बारे में जाने बगैर मित्रों चित्तौड़गढ़ का जो इतिहास है वो अपूर्ण रहता है। तो मित्रों, चित्तौड़गढ़ की जो 3 साके हैं उनमें पहला जो साका है वो घटित होता है 1303 ईस्वी में। 1303 ईस्वी में मित्रों इस जो साका जिसके बारे में हम जानते हैं इतिहास में, तो ये जो घटित होता है इसमें जो आक्रमण कर ये होता है वो होता है अलाउद्दीन खिलजी। मित्रों, इस चूँकि राजपूताने की अनेक रियासतों पर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आक्रमण किया गया और उन पर अधिकार किया गया, लेकिन मित्रों चित्तौड़गढ़ का जो साका है वो अपना विशेष स्थान रखता है इतिहास में, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया। और इसमें मित्रों कई इतिहासकारों द्वारा, स्पेशली मित्रों पद्मावत, ये एक पुस्तक जो मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखी गई, इन्होंने बताया कि ये चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण करने का जो कारण था वो था रानी पद्मावती, या जिनको पद्मिनी भी कहा जाता है मित्रों, क्योंकि ये रानी पद्मिनी जो थी मित्रों बहुत सुंदर थी, सुंदरता की प्रतिमूर्ति थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अब मित्रों प्रश्न ये उठता है कि आखिर अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मिनी के बारे में किसने बताया और इनकी सुंदरता का ये इतना वशीभूत कैसे हो गया कि इसने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। तो मित्रों इसके पीछे एक कहानी जुड़ी हुई है और उस कहानी के बारे में विस्तार से बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मित्रों, जिस समय ये साका घटित होता है उस समय चित्तौड़ के अंदर जो शासन होता है मेवाड़ के शासक रतन सिंह का, रावल रतन सिंह के दरबार में एक तांत्रिक होता है जिसका नाम है राघव चेतन। मित्रों, राघव चेतन है ये बहुत ही पहुंचा हुआ तांत्रिक होता है। मित्रों, ये इतना विद्वान होता है कि ये पशु पक्षियों की भाषा भी समझ जाता है। तो मित्रों राघव चेतन जो है वो सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती, जो बहुत ही सुंदर होती है मित्रों, इनकी सुंदरता के बारे में कहा जाता है कि इनकी जो त्वचा है वो इतनी पारदर्शी होती है कि जब ये पानी पीती है तो गले से नीचे जो पानी उतरता है वो इनकी गले में से दिखाई देता है नीचे उतरता हुआ। तो इनकी चमड़ी इतनी पारदर्शी होती है और इतनी सुंदर और मोहक होती है रानी पद्मावती। तो इनकी सुंदरता का वर्णन जो राघव चेतन द्वारा रावल रतन सिंह के सामने किया जाता है। तो रावल रतन सिंह जो है रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए उतावले हो जाते हैं। मित्रों, इतने उतावले हो जाते हैं कि रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए सिंहल द्वीप, मित्रों जिसको सिंहल द्वीप कहा जाता था प्राचीन काल में, वो वर्तमान का श्रीलंका है, और श्रीलंका पहुंच जाते हैं पद्मिनी से विवाह करने के लिए। मित्रों, विवाह हो भी जाता है। ये जो रानी पद्मिनी होती है वो सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की पुत्री होती है, और ये अपनी पुत्री का विवाह मेवाड़ के शासक, चित्तौड़ के शासक रावल रतन सिंह के साथ कर देते हैं। रावल रतन सिंह और पद्मिनी जो है वो चित्तौड़ में आकर रहने लगते हैं और जीवन व्यतीत करने लगते हैं। लेकिन मित्रों राघव चेतन जो है इसकी बुरी नज़र रानी पद्मिनी पर ऑलवेज रहती है मित्रों, हमेशा रहती है। और इस बात का जब रावल रतन सिंह को पता लगता है तो वो राघव चेतन को मेवाड़ से बाहर निकलने का आदेश दे देते हैं। मित्रों, राघव चेतन के मन में रावल रतन सिंह के प्रति द्वेष की भावना आ जाती है और वह सोचने लगता है कि जिस रानी पद्मिनी को रावल रतन सिंह के साथ विवाह करने के लिए मैंने हेल्प की, उसी रानी पद्मिनी के लिए रावल रतन सिंह ने उसे उसके देश से निकाल दिया, मेवाड़ से निकाल दिया। तो वो रावल रतन सिंह से इस बात का बदला जरूर लेगा। तो इस तरह बदले की वो जो भावना है वो राघव चेतन के मन में घर कर जाती है, और रावल रतन सिंह से बदला लेने के लिए ये राघव चेतन जो है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में चला जाता है। मित्रों, अलाउद्दीन खिलजी जो है एक बहुत ही आक्रामक शासक था, चूँकि वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, बहुत ही शक्तिशाली और अत्याचारी शासक था। मित्रों, इसके सामने जब राघव चेतन ने रानी पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन किया तो ये बहुत ही उत्सुक हुआ रानी पद्मिनी को देखने के लिए और उसे प्राप्त करने के लिए।
मित्रों, रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ पर यानी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। कब करता है मित्रों? तो 28 जनवरी 1303 को ये दिल्ली से चलता है चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए। और लगभग 6 महीने के घेरे के बाद मित्रों 26 अगस्त 1303 को ये चित्तौड़ को जीत लेता है, किले को जीतता है। मित्रों, इसी दौरान वहाँ जो घटनाएं होती हैं उनको साका कहा जाता है। मित्रों, साके की परिभाषा आपको बताऊं तो इसमें केसरिया और जौहर नामक 2 घटनाएं होती हैं। तो मित्रों, केसरिया और जौहर कहा किसे जाता है? केसरिया मित्रों उसे कहा जाता है जिसमें राजपूत जो होते हैं वो युद्ध के मैदान में अपने सिर पर केसरिया पगड़ी बांधकर दुश्मन से डटकर मुकाबला करते हैं, और जब वे इसमें लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं तो मित्रों उसे केसरिया कहा जाता है। और इस बात की सूचना जब दुर्ग में बैठी राजपूत महिलाओं को मिलती है तो मित्रों वो अपनी सतीत्व की रक्षा के लिए आग या पानी में कूदकर अपने प्राणों का त्याग कर देती है। तो मित्रों, राजस्थान में इस प्रथा को जौहर कहा जाता है। और इन दोनों घटनाओं को मिलाकर मित्रों साके का नाम दिया जाता है तो मित्रों, चित्तौड़गढ़ के पहले साके में ही कुछ ऐसा ही घटित हुआ। 1303 में मित्रों जब चित्तौड़ का साका हुआ तो इस टाइम में मित्रों जब जीतने की इस भीषण युद्ध में जब जीतने की कोई आशा नहीं रही तो राणा रतन सिंह के नेतृत्व में इस युद्ध में पद्मिनी के चाचा और भतीजा जिनका नाम था गोरा व बादल वीर गति को प्राप्त हुए। साथ में रतन सिंह भी है, उन्होंने भी राजपूतों के साथ केसरिया किया। और जब राजपूत रानियों ने ये खबर सुनी कि राजपूत राजा जो है वो रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया कर रहे हैं तो राजपूत रानियों ने भी रानी जो पद्मिनी थी उसके नेतृत्व में जौहर किया। इस युद्ध का मित्रों आंखों देखा जो हाल है वो हमें हमीर खुसरो की पुस्तक तारीख-ए-अलाई में देखने को मिलता है। उन्होंने बताया है, उन्होंने इसमें वर्णन किया है कि किस तरह से अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने राजपूतों में जो वीर गति को प्राप्त हुए रतन सिंह के बारे में और गोरा बादल के किस तरह उन्होंने वीरतापूर्वक अलाउद्दीन खिलजी की सेना का सामना किया और केसरिया किया। राजपूत वीरांगनाएं भी कुछ कम नहीं थी, उन्होंने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए आग में कूदकर अपने प्राणों का बलिदान कर दिया और राजपूतों के गौरव व मान को बनाए रखा। मित्रों, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के दुर्ग को जीतकर अपने पुत्र खिज्जर खां को सौंप दिया और चित्तौड़गढ़ का जो नाम था वो बदलकर क्या रख दिया? खिजराबाद रख दिया। मित्रों, ये था चित्तौड़गढ़ का पहला साका। बात करते हैं हम दूसरे साके की। मित्रों, चित्तौड़गढ़ का जो दूसरा साका है वो घटित होता है 8 मार्च 1535 को। 8 मार्च 1535 को मित्रों गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने सेनापति रूमी खां के नेतृत्व में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। मित्रों, इस समय चित्तौड़ की जो हालत थी वो सही नहीं थी क्योंकि मेवाड़ में मित्रों इस समय राजनीतिक अस्थिरता का काल था। राणा सांगा की मृत्यु हो चुकी थी खानवा के युद्ध में और उनके बाद कोई भी ऐसा योग्य शासक नहीं था जो चित्तौड़ को मेवाड़ को संभाल सके। मित्रों, इस समय उनके जो अल्पवय पुत्र थे जिनमें एक थी महाराणा विक्रमादित्य और विक्रमादित्य का छोटा भाई उदय सिंह जो इस शासन को नहीं संभाल सकते थे, आयु की दृष्टि से बहुत छोटे थे। इन दोनों को जो रानी कर्मावती थी उसने ननिहाल बूंदी भेज दिया और देवलिया प्रतापगढ़ के रावत बाघ सिंह को बुलाया चित्तौड़गढ़ की सुरक्षा के लिए। इसी रावत बाघ सिंह के नेतृत्व में चित्तौड़ के वीर योद्धाओं ने आक्रांताओं से लोहा लेते हुए केसरिया किया तथा राजमाता हाड़ी रानी कर्मावती सहित दुर्ग की अन्य राजपूत रानियों ने जौहर का अनुष्ठान किया। मित्रों, इस साके का उल्लेख हमें कवि श्यामल दास की कृति वीर विनोद में हूबहू मिलता है। तो मित्रों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का दूसरा शाखा भी हमें चित्तौड़गढ़ या मेवाड़ रियासत की गौरव गाथा का वर्णन सुनाता है। बात करें मित्रों चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के तीसरे साके की तो मित्रों ये घटित हुआ 1567-68 में। 1567-68 में। तो मित्रों ये जो साका होता है ये क्यों होता है और इस समय आक्रमणकारी कौन था? तो मित्रों इस समय आक्रमणकारी था इतिहास का महान कहलाने वाला मुगल बादशाह अकबर।
तो अकबर मित्रों एक विशाल सेना के साथ चित्तौड़ पर चढ़ाई करता है अक्टूबर 1567 में और चित्तौड़ पहुंचकर घेरा डालता है। इस समय मेवाड़ का जो चित्तौड़ का जो शासक होता है वो होता है उदय सिंह। उदय सिंह मित्रों जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया के नेतृत्व में और अन्य प्रमुख सामंतों के ऊपर किले का सुरक्षा भार छोड़कर गोगुंदा की पहाड़ियों में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? गोगुंदा की पहाड़ियों में चला जाता है। मित्रों युद्ध में जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया के नेतृत्व में मेवाड़ के जो सरदार थे उन्होंने केसरिया किया और पत्ता सिसोदिया की पत्नी फूलकवर, कौन थी मित्रों? पत्ता सिसोदिया की पत्नी फूलकवर, इसके नेतृत्व में राजपूत वीरांगनाओं ने, राजपूत महिलाओं ने जौहर का अनुष्ठान किया। मित्रों अकबर ने 25 फरवरी 1568 को ये जो चित्तौड़ का किला था इस पर अधिकार कर लिया। राजपूत योद्धाओं के सशक्त और प्रबल प्रतिरोध से कुपित हो अकबर ने किले के भीतर आश्रित लिए हुए निरीह प्रजाजनों का भी कत्लेआम करने की आज्ञा दी, जिसमें मित्रों लगभग 30,000 निरीह जिनका कोई दोष नहीं था सामान्य जन मारे गए। यह अकबर पर लगा हुआ पहला और आखिरी अमिट कलंक है जो कभी नहीं मिट सकता कि उसने राजपूतों की आन बान शान चित्तौड़गढ़ दुर्ग में रह रहे सामान्य निर्दोष जन पर कत्लेआम का आदेश दिया। मित्रों इतिहास की ये घटना अकबर के शासन का अमिट कलंक है जो कभी नहीं मिट सकता। इस साकी का उल्लेख हमें मित्रों कवि श्यामल दास की वीर विनोद पुस्तक में मिलता है। मित्रों इस तरह चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो राजस्थान के तीन साकों का साक्षी है और राजस्थान में मेवाड़ रियासत की गौरव गाथा का जीता जागता प्रमाण है। धन्यवाद मित्रों। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में इतना ही। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस।